हेलो एवरीवन, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 2018 का सोल्यूशन। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द गिवन फंक्शन, द गिवन ग्राफ इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए, मतलब कि ए उसकी लेंथ है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी इक्वल टू वर्ड। आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, बेसिकली आपको वन डायमेंशनल बॉक्स की तरह इसको ट्रीट करके आपको इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी जो होती है एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, वो क्या होती है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma², ये होती है आपके पास। इसके अंदर जो एन की वैल्यू है, इसके अंदर जो एन की वैल्यू है आपको वो पता लगानी है, क्योंकि अगर आप वो पता लगा लोगे तो आप आंसर बता पाओगे। अगर मैं दूसरी बात चलूँ, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ किसी साई का है, ये ग्राफ किसी साई का है। अब हमें पता लगाना है कि साई एन का है, हमें पता लगाना है कि एन की वैल्यू कितनी है। उसको पता लगाने के लिए एक सिंपल सी बात है, जब भी आप वन डायमेंशनल बॉक्स को ट्रीट करते हो, आप साइज ड्रॉ करते हो उनके डिफरेंट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपके डिफरेंट साई आते हैं। साई 1 कुछ ऐसा दिखने में होता है, साई 2 आपका कुछ ऐसा दिखने में होता है, साई 3 आपका कुछ ऐसे दिखने में होता है, और साई 4 कुछ आपका ऐसे दिखने में होता है। तो ये साई 1 है, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है। कभी भी आपने 1D बॉक्स पढ़ा हो तो ये साइड ड्रॉ कैसे होते हैं? साइड ड्रॉ होते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दिस। आपने कभी ना कभी ये भी देखा होगा, √2/L या फिर √2/A sin nπx/A। इससे ये सारे के सारे ड्रॉ हो जाते हैं, इससे ये सारे के सारे ड्रॉ हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि साई कौन सा है आपके पास, साई आपके पास कौन सा है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके ग्राउंड स्टेट में 0 नोड्स हैं। आपके एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 नोड है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2 नोड हैं, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 3 नोड है। नोड का मतलब कि जहाँ पे वेव फंक्शन एज सच 0 हो रहा है, वेव फंक्शन आपके पास एज सच 0 हो रहा है, ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी जब साई स्क्वायर करके फाइंड आउट करें तो उसके आंसर अंदर 0 आए। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन 0 हो उस पार्ट के ऊपर, जस्ट उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। अगर मैं यहीं से देखूँ तो आपका नोड इंक्रीज़ कर रहा है, और नोड की जो वैल्यू आ रही है, अगर साई n है तो आपका नोड उसके ऊपर होना चाहिए n-1 नोड होना चाहिए। ये साई 2 है तो इसके ऊपर एक नोड है, मतलब n-1 नोड्स होने चाहिए बेसिकली आपके पास। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपके बेसिकली n-1 नोड्स होने चाहिए साई n के ऊपर। तो आपके पास जो ग्राफ गिवन है इसके अंदर कितने नोड्स हैं? आपके पास जो ग्राफ गिवन है इसके अंदर कितने नोड्स हैं? इसके अंदर 1 और 2 नोड गिवन है। मतलब कि इसके अंदर ये साई 3 होगा तभी तो इसके अंदर n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2 नोड्स हैं। तो ये साई 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और अगर ये साई 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9h²/8ma²। यानी कि अगर सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आपके हाई लेवल का है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये आपके पीयू लेवल, पीयू में कभी नहीं कराया जाता है, बीएससी लेवल पे कभी नहीं कराया जाता है। तो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर कांस्टेंट इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर कौन सी टर्म्स कांस्टेंट होती हैं? तो एंसेंबल क्या होता है? मान लो कि आप एक चाय देख रहे हो, एक चाय को देख रहे हो, ये एक चाय है, चाय का कप है, एक चाय का कप है। इस चाय के कप के अंदर चाय पड़ी है। अब ये चाय एक सिस्टम है हमारे लिए, ये चाय एक सिस्टम है। अब ये चाय एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो, क्योंकि आप तो बल्क में देख रहे हो ना उस चीज़ को। लेकिन अगर मुझे माइक्रोस्कोपिकली हर एक पार्टिकल के बारे में नॉलेज लेनी है, हर एक पार्टिकल के बारे में नॉलेज लेनी है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का। एक एटम या मॉलिक्यूल पे जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स प्ले करता है अपना रोल। अब एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के ऊपर उठा के रिसर्च करना तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो हम एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को ले लेते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को लेके उनका एवरेज लेते हैं। तो जब हमारा सिस्टम होता है कोई, जो सिस्टम की कंडीशंस है, मान लो उसके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, और केमिकल पोटेंशियल है, तो हम क्या सोचते हैं? हम उस सिस्टम को डिवाइड करके छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स के अंदर ऐसा सोच लेते हैं कि छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिस्टम है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिस्टम के अंदर सोच लेते हैं, और उसको कुछ कंडीशन से बाउंड कर देते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? हम एटम्स मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके भी स्टडी कर पाते हैं। तो डिफरेंट ये जो आपके पास बने हैं, दीज आर एंसेम्बल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स इनसाइड योर सिस्टम इज कॉल्ड एंसेम्बल्स, और कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हो गया बेसिकली। तो आपके पास बहुत तरीक़ों के एंसेम्बल्स होते हैं, आपके पास, जिसमें से कुछ यहाँ लिख रखी हैं। आपके पास होता है माइक्रो कैनोनिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम और एनर्जी कांस्टेंट रखते हो आप। मतलब कि आप कुछ कंस्टेंट्स, मैंने कहा ना, आप लगाते हो उसके ऊपर, अपने एंसेम्बल्स के ऊपर, तो कुछ कांस्टेंट रखते हो। तो माइक्रो कैनोनिकल के लिए ऑप्शन ए आ गया।
आप बाकियों के लिए भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कल को पूछा जा सकता है कैनोनिकल क्या होता है, ग्रैंड कैनोनिकल क्या होता है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में अभी डीप नहीं जाएंगे उस टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन डबल्स ऑन रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 आपको दे रखा है 298 और T2 आपको दे रखा है 308, ये आपको दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है डेल्टा एच निकालो। अगर आपका Kp1 डिवाइड, अगर मैं Kp2 डिवाइड बाई Kp1 करता हूँ या फिर K2 डिवाइड बाई K1 करता हूँ, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं देखता हूँ वो डबल हो जाता है। ये K2 क्या है 308 के ऊपर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और K1 क्या है, K1 क्या है आपके पास, K1 है आपके पास K1 है आपके पास इनिशियली 298 केल्विन के ऊपर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डबल हो रहा है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता है, वैन ऑफ इक्वेशन होती है जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करती है डेल्टा एच के साथ। अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ तो आपके इक्वेशन होती है log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। जब आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे तो आपके डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी बहुत ही इजीली, जो कि 52.89 आएगी। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा 52.89, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ से log 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2.303 R की वैल्यू यहाँ पे 8.314 रखनी है क्योंकि जूल्स में बात हो रही है। बाकी यहाँ पे 298 और 308 आपने पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन बेंजीन आर, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने निकालनी है बेंजीन के अंदर। मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्स के अंदर भी बताया कि लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको डिफरेंटली ट्रीट करते हो आप। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक भी एक मोशन होता है, वाइब्रेशंस भी एक मोशन होता है, तो आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर उसकी फाइंड आउट करनी है तो मैंने पिछले एग्जाम से इसका डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आप लीनियर मॉलिक्यूल्स को ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पास 3 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल, रोटेशन और वाइब्रेशन। और आपके पास नॉन लीनियर को अगर आप ट्रीट करो तो उसमें भी 3 तरीके के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल दोनों के लिए 3 रहते हैं, रोटेशन लीनियर के लिए 2 होते हैं, नॉन लीनियर के लिए 3 होते हैं। वाइब्रेशन जो होते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, मैंने पिछले एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में बताया था ये। तो टोटल अगर आपके पास 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं तो इसमें वाइब्रेशन बन जाती है लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-5 और नॉन लीनियर बन जाती है 3n-6 बन जाती हैं आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन बेंजीन निकालूंगा, तो बेंजीन क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। बेंजीन एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, आप खुद देख सकते हैं, लीनियर थोड़ी है, लीनियर होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है आपके पास। 10 अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो वो 3n-6 के फॉर्मूले से निकालूंगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेंजीन के अंदर, 12 होते हैं। C6H6 होता है ना उसका फॉर्मूला, C6H6 फॉर्मूला होता है, तो यानी कि 12 एटम्स हो गए टोटल उसके पास। तो 3 × 12 - 6 अगर मैं करूँगा तो आंसर क्या आता है 30, और 30 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है व्हाट इज़ दी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ आइडल मोनोटॉमिक गैस इन, मतलब क्या आइडल मोनोटॉमिक गैस की आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी बतानी है, यानी कि CV बताना है। अगर आपने रैंचो के कोर्स में देखा हो, अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अगर आपने रैंचो के कोर्स में देखा है तो हम CV निकालने के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हैं, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर इक्विपार्टीशन ऑफ प्रिंसिपल लगाते हैं, इक्विपार्टीशन ऑफ प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हम मोनोटॉमिक और डायटॉमिक और ट्रायोटॉमिक पॉलीटॉमिक जितनी भी एटॉमिक के गैस हों हम उसका CV निकाल सकते हैं। CV से CP निकाल सकते हैं, फिर गामा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली याद करना है आपने तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो आप। CV की जो वैल्यू होती है फॉर आइडल मोनोटॉमिक गैस वो होती है 3/2R। CV की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए होती है 3/2R। CV की वैल्यू फॉर डायटॉमिक गैस जो होती है वो होती है 5/2R। और आपके पास ट्रायटॉमिक या उससे पॉलीटॉमिक गैस हो, ट्रायटॉमिक या पॉलीटॉमिक गैस हो, तो उसके लिए आपके पास होती है 3R। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, 3/2R, 5/2R और 3R। अगर CP निकालने को बोलते तो आपको पता है CP - CV = R होता है, तो वहाँ से आप रिलेशन से CP भी निकाल पाओगे। और अगर आपको गामा निकालने को बोले तो आप सीधा CP/CV भी कर पाओगे, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको बस याद क्या रखनी है, मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R होती है, डायटॉमिक गैस के लिए 5/2R होती है और ट्रायटॉमिक गैस के लिए 3R होती है आपके पास वैल्यूज़। इस बात का ध्यान रखिएगा। और R क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसके बाद अगर मैं R की वैल्यू डाल दूंगा
तो 3/2 इंटू 8.314 अगर मैं करता हूँ तो ये गया 4.15 और 7 4.157 को इससे मल्टीप्लाई कर तो आंसर 12.47 के करीब आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा। आपको इस बात को याद करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से कनेक्टेड है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बाद इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल है, रांचो के कोर्स में कराया हुआ है, लेकिन इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा लॉन्ग कंसेप्ट है, उसको बताने के लिए आधा पौना घंटा चाहिए, तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी इज व्हाट। आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है। जो काइनेटिक अगर मैं बोलूँ आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स है, आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स है, एक कंटेनर के अंदर पड़े हैं, एक कंटेनर के अंदर पड़े हैं, ये आपके पास कंटेनर है। अगर आप मुझे बोलो कि इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी काउंट करना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, आपके पास टेम्परेचर ही होता है। मैं सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, जो आप टेम्परेचर ऑफ गैस फाइंड आउट करते हो असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे? जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है, PV = 1/3 mn μ², mn μ², n नॉट लिख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, mn नॉट μ² आके लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एन ही लिख लेते हैं, एन ही लिख लेते हैं अभी के लिए, तो ये आपके पास इक्वेशन आती है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो यहाँ पे यू है, ये म्यू नहीं है, यू है, यू बार है। तो अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ½ mu बार का स्क्वायर इनटू आपके पास 2/3 n, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू PV है ये, उसके बाद इक्वल टू PV है ये, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, अभी तक रिलेशन हो गया, मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। ये पॉइंट को अगर मैं देखूँ तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनटू 2/3 n हो गया, इज इक्वल्स टू PV हो गया। अगर मैं 2/3 को उधर ले जाऊँ तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 3/2 PV इंटू n, ये बन जाएगा। अब PV जो होता है दैट इज इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT होता है आपके पास। तो मतलब कि अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT आ जाएगा, 3/2 RT आ जाएगा। ये क्या है, 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और आप देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप जो मेजर करते हो टेम्परेचर असल में और कुछ नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी। तो 3/2 RT इज दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस होती है, 1 मोल ऑफ गैस, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 मोल ऑफ गैस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 1 मॉलिक्यूल की बात करूँ, 1 मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर आपके पास 1 मोल के लिए है तो 1 मॉलिक्यूल के लिए निकाल के आपको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो n है बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो आप, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, अभी बताता हूँ कैसे आपने देखना है। तो आपके पास ये 3/2 RT आ गया, यहाँ पे। जब मैं 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालूंगा तो ऑब्वियसली मैं इसको काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल कर दूंगा, 1 मॉलिक्यूल के लिए जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2 RT अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, आपके पास 1 मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगी, इंटू n नॉट ये कर दीजिए आप। अगर आपके पास गैस मॉलिक्यूल के लिए, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो वो आएगी 3/2 RT अपॉन Na। R अपॉन Na जो होता है वो इक्वल टू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, 3/2 KT n नॉट, इसके इक्वल होगा। अब जो ये KT है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 × 10⁻11 जो आपके पास होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपके पास। तो आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं कहूँ कि कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो दैट विल कम आउट टू बी 3/2 KT, और यहाँ पे n नॉट क्या है, बेसिकली आपको जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब उनकी आ जाएगी तो बेसिकली आपके पास 1 मॉलिक्यूल के लिए इतनी होती है और 1 मोल के लिए इतनी होती है। 1 मोल के लिए 3/2 RT होती है, 1 मोल के लिए 3/2 RT होती है, ये 1 मोल के लिए है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है, ये 1 मोल के लिए है और ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वजह से आंसर जो आएगा डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जो कि 3/2 एन नॉट के टी दिया हुआ है। 3/2 के टी का एक गैस मॉलिक्यूल के लिए एन नॉट, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग अ नंबर टू गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो, ठीक है। तो 3/2 एन नॉट के टी आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपके पास जो है, यहाँ पे इसका एक माइनस आना था, यहाँ पे इसका एक माइनस आना था, ये माइनस होना था आपके पास। ये जो क्वेश्चन है अगेन ये आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से है। मैं आपको अवॉइड करूँगा ये बताना, क्योंकि आपके स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं एमएससी में आती है, आपके पास एमएससी में आती है। आपके पास अगेन मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्टिंग में बताई थी, तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्स में बताया था कि आपके पास 3 तरीके की स्टैटिस्टिक्स आती हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, टू डिटरमाइन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी पार्टिकल्स आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होती है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स होती है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होती है। तो सबके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर जानने हैं तो दैट विल बी एन आई। और उसको जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होती हैं, तीनों स्टैटिस्टिक्स से अलग फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, तीनों स्टैटिस्टिक्स से अलग फॉर्मूले आते हैं। एंड जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर जो फॉर्मूला आता है वो सी वाला ऑप्शन आता है, एन आई इक्वल्स टू जी आई अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा आपके पास आई, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, और आपके पास -1। ये आपके पास जो फॉर्मूला आता है ये आपके पास आता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसको छोड़ देना, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं हुआ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली तब आपके पास पीयू में नहीं कराया जाता है, इनफैक्ट डीयू में भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का मेंशन नहीं आता इतना। तो मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन करने का मतलब नहीं बनता है इन योर बीएससी क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला कि हाईएस्ट आईआर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। ये बेसिकली आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, लेकिन आपके वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ ही जाता है। तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको म्यू बार का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ 1/2πc रूट के बाई म्यू। ये कहाँ से आता है? हुक्स लॉ से आपका वेव नंबर निकल के आता है, जब आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे होते हो वहाँ से निकल के आता है। तो अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है, इन्होंने क्या बोला है कि आप बताइए कि हाईएस्ट ऑब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। के जो होता है दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उस पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ डिफर क्या कर रहा है, म्यू डिफर कर रहा है। जिसका सबसे ज़्यादा म्यू होगा उसकी सबसे कम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी, और जिसका सबसे कम म्यू होगा उसकी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे कम म्यू उसका होगा जिसका, मतलब ऑब्वियसली रिड्यूस में सबसे कम किसका होगा, जो दोनों एटम सबसे हल्के होंगे। यहाँ पे सी और एच जब साथ में कंबाइन हो रहे तो सबसे हल्के एटम्स है, क्योंकि CCl बड़ा हो गया, CF बड़ा हो गया, CBr बड़ा हो गया, काफ़ी भारी हैं। FCl-Br की बात करूँ तो H बहुत छोटा है, H बहुत कम है, मतलब रिड्यूस मास किसका सबसे कम होगा, आपका CH का सबसे कम रिड्यूस मास होगा आपका फिर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, गिवन Ka की वैल्यू इतनी है, Kw की वैल्यू इतनी है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रखा है, ये हाइड्रोलिसिस क्या है? आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स आता है, एक टॉपिक आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। ये बेसिकली 12th क्लास का होता है, ये इसके अंदर 9 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं आपको। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करूँ तो उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपने एक सॉल्ट लिया BO, मतलब कि मान लीजिए BA कोई सॉल्ट ले लिया, इसको जब आप वाटर से ट्रीटमेंट करवाओगे इसको जब H2O, तो आपके पास जो बन के निकलेगा वो बनेगा HA और आपके पास BOH, ये निकल के आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर कहो तो आपके पास इस साइड की तरफ न्यूट्रलाइजेशन है, इस साइड की तरफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है। यही काम करवाना आपने बस इस चीज़ के लिए ना। आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलेज आते हैं जब आप लेते हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हो तब आपके डिफरेंट फार्मूला आता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तब आपके डिफरेंट फार्मूला आता है। और आपके पास मतलब कि इन दोनों का सॉल्ट की बात हो रही है, इसकी भी सॉल्ट की बात हो रही है। जब आप वीक एसिड वीक बेस लेते हो तब आपके पास डिफर कर जाता है, इसका सॉल्ट लेते हो जब आप। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला सोडियम एसीटेट के लिए क्या आपके पास हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। सोडियम एसीटेट क्या है, NaOCO-CH3, ये आपके पास ये किसका सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का और एक वीक एसिड का NaOH का, और आपके पास एसिटिक एसिड का। वीक एसिड एसिटिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH था। तो इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका NaOH जनरेट हो जाएगा और एसिटिक एसिड जनरेट हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का आपका सॉल्ट है ये।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के अगर मैं फॉर्मूलेस की बात करूँ तो फॉर्मूलेस की बात करूँ आपके पास, तो अगर जो फॉर्मूले आते हैं उसमें से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एच का वो होता है के एच अपॉन सी। के एच अपॉन सी, के एच क्या है आपके पास, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, और के एच को आप लिख सकते हो एज सच गे डब्ल्यू अपॉन ए, यानी कि आपके पास वाटर का जो होता है 10⁻⁻14 वाला वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, और आपके पास के डब्ल्यू अपॉन के ए यानी कि एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास होता है। तो जब आप इन दोनों वैल्यू से आंसर को निकालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, इन दोनों की वैल्यू से आप आंसर निकालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो आपके पास बनेगा कुछ ऐसा, एच इक्वल्स टू रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए डॉट सी, ये बनेगा आपके पास। जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास बनेगा रूट 10⁻14 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻5 इंटू कंसनट्रेशन कितनी है 0.1, दैट इज 10⁻1, तो आगे मतलब ये 10⁻6 हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं 10⁻1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10⁻6 हो जाएगा। ये 14 है, ये ऊपर जाएगा जब तो ये बन जाएगा 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻8, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतना तो मैथ्स नॉर्मल मैथ्स तो आती होगी। उसके बाद इसका रूट जब मैं करूँगा, इसका रूट करूँगा तो मेरे पास, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ आंसर क्या आएगा। मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल्स टू 0.571 सॉरी, आपके पास ये आंसर जो आएगा करीबन ये ऐसे रूट आएगा 0.517 इंटू 10⁻8। 10⁻8 को जब मैं बाहर लिखूँगा, 10⁻8 को जब मैं बाहर लिखूँ तो इट विल कम आउट एज 10⁻4, ठीक है। और 0.571 का रूट क्या होता है, इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है आपके सामने 0.7, जो आपके पास होता है 0.755 इंटू 10⁻4 है आपके पास आंसर। अगर मैं इसको मैच करने की कोशिश करूँ तो मैं ए ऑप्शन से मैच कर सकता हूँ आफ्टर मेकिंग इट 7.55 इंटू 10⁻5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास आंसर। आसान क्वेश्चन था, मैंने थोड़ी ये नीचे लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपके पास मैंने ऐसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए थे आपको। आगे चलते उन्होंने बोला है कि द फिगर अबव डिस्क्राइब्स द कार्नोट इंजन वर्क विच पार्ट शोज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपके पास जो कार्नोट इंजन होता है बेसिकली वो 4 स्टेप्स के साथ बन के मिला होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है कि हम एक सोर्स लेते हैं जो हीट सोर्स होता है। हीट सोर्स से हम क्या करते हैं, हीट सोर्स से हम हीट को लेते हैं, QH लेते हैं, और ये TH टेम्परेचर पे होता है। जैसे ही हम लेते हैं तो हम करवाते हैं फिर एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाते हैं, TH कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ से जो ये प्रोसेस जा रही है, ये जो प्रोसेस जा रही है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो प्रोसेस जा रही है दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, TH जो होगा दैट वाज TH ओवर हियर एंड TH विल स्टिल रिमेन ओवर हियर एज सच। यहाँ पे अगर मैं VA ले लेता हूँ, ये बन जाएगा VB, वाई बिकॉज एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगी, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि नीचे आएगा, जब नीचे आएगा B और C पे, तो ये वो वाला एक्सपेंशन है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन तो हो रहा है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, B पे क्या वॉल्यूम है, C पे क्या वॉल्यूम है, एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन ये ऐसी एक्सपेंशन है जहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा। ऐसा क्यों, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फर्स्ट प्रोसेस होती है आइसोथर्मल, सेकंड प्रोसेस होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा एक्सपेंशन पे। तो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब कि आपका TH अब TC पे पहुँच जाएगा, किस पे पहुँच जाएगा, TC पे पहुँच जाएगा, और TC पे पहुँचने के बाद इसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ये VC हो जाएगी वॉल्यूम। अब मैं फिर से क्या कराऊंगा, अब मैं आइसोथर्मल कंडीशन डाल के मैं कंप्रेशन कराऊंगा, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज़ करूंगा। जब मैं वॉल्यूम को डिक्रीज़ करूंगा आइसोथर्मली, तो आपके पास जो नए TC, ये TC रहेगा, और ये VD बन जाएगा, ऐसा होगा। TC तो रहेगा ही वो, क्योंकि आइसोथर्मल था प्रोसेस। और ये कौन सी है, ये है आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन आइसोथर्मल है, उसको मतलब कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम जो हीट देंगे बाहर वो सिंक को दे देंगे, QC हीट सिंक को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट स्टेप करते हो एक्सपेंशन, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करते हो अपने, एडियाबैटिकली कंप्रेस करते हो अपने सिस्टम को। आपके वॉल्यूम स्टिल डिक्रीज़ करती है और आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो, और ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म के अंदर जा रही है।
तो इसको ज़्यादा समझने के लिए अगेन ज़्यादा डीपली कार्नोट साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा, पूरा S0 से लेकर स्टार्टिंग एंड तक हमें कार्नोट साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा। और कार्नोट साइकिल भी एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, और कार्नोट साइकिल से पहले आपको सेकेंड लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर वे में चलना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन अभी के लिए यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दी प्रोसेसेस विच ही इज़ आस्किंग यू विच ऑफ दी शो दी एडियाबैटिक कंपरेशन। तो जो लास्ट स्टेप होता है, ये वाला स्टेप D2A, वो आपका एडियाबैटिक कंपरेशन शो करता है। एंड 10 आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ योर डी ऑप्शन, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स एट 55% एफिशिएंसी, 55% एफिशिएंसी आपके पास, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू 0.55। उसके बाद बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिजेक्ट स्टीम इज 105 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 105 अगर आप करोगे तो आगे आ जाएगा 378 आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि रिजेक्ट स्टीम का जो टेम्परेचर है, रिजेक्ट स्टीम मतलब सिंक का जो टेम्परेचर है, TC बोला है इन्होंने, कोल्डर टेम्परेचर बोला है, दैट इज़ 378 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा इनपुट का, मतलब कि सोर्स का पूछा। तो ये किसके इक्वल होता है, TH माइनस TC, ये किसके इक्वल होता है, TH माइनस TC अपॉन TH के इक्वल होता है। अब जो हॉट सोर्स है उसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 माइनस TC अपॉन TH लिख लेता हूँ, ठीक है। TC मेरे को गिवन है 378, तो ये किसके इक्वल है 0.55 के। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, दोनों को टर्म्स को इंटरचेंज करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 378 अपॉन TH इज इक्वल्स टू 0.45। जब मैं यहाँ से TH निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 840, TH मैं यहाँ से निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 840। कार्नोट साइकिल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। जो रिजेक्ट स्टीम है वो बेसिकली आपकी सिंक है, जो इनपुट है आपका, इनपुट क्या है, इनपुट आपका सोर्स है, इनपुट आपका सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर में निकालना था। आगे चलते हैं, आगे उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये आपने बोलना है बस करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है इसमें से, आपने ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। उसने बोला एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड लॉ जो होता है वो यही बोलता है आपको, सेकंड लॉ यही होता है, सेकंड लॉ इन कॉम्बिनेशन विद क्लॉसेज इनइक्वालिटी आपको यही बोलता है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इक्वल टू 0, बट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यही सेकंड लॉ बोलता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके आगे उन्होंने बोला द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल इज 0। उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास जो एंट्रोपी चेंज है, जो आपके पास एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि आपके पास अगर मैं कहूँ ये एक प्रोसेस थी और वो एक साइकिल थी, जैसे एक साइकिल थी, ए से शुरू हुई और ए पे ही ख़त्म हो गई, मतलब पूरा का पूरा घूम के आई और फिर ए पे ही ख़त्म होगी। तो उन्होंने बोला टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल का वो 0 होगा आपके साथ। तो आपके पास अगर मैं कहूँ, आपने कार्नोट साइकिल अगर पढ़ा हो, अगर आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा हो, कार्नोट साइकिल के जो बाद में एप्लीकेशन आती है वो ये आपको ये कहती है समेशन ऑफ क्यू बाई टी जो होता है आपके पास, समेशन ऑफ क्यू आर ई वी अपॉन टी जो होता है वो 0 ही होता है। समेशन जो क्यू आर ई वी अपॉन टी होता है वो 0 ही होता है आपके पास। ये आपका ये जो आपके पास है क्यू आर ई वी अपॉन टी, ये आपके पास कार्नोट साइकिल का एंड का एक्सप्लेनेशन आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप जितनी एक मान लो एक रिवर्सिबल साइकिल लो, ऐसे मान लो एक साइकिल ले ली रिवर्सिबल, और आप इसके अंदर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स कंस्ट्रक्ट करो, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स, तब भी आपका रिलेशन यही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल का वो आपके पास 0 रहेगा। टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल विल रिमेन 0, इट विल रिमेन 0। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद उन्होंने बोला डेल्टा एस मिक्सिंग फॉर एन आइडियल गैस, जो होता है आपके पास वो 0 होता है। तो नहीं, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? क्योंकि आप एक गैस लो और दूसरी गैस लो, फिर उसके बीच का एक ऐसे खोल दो, आप पीछे से बीच में से कोई मेम्ब्रेन लगी हो तो उसको खोल दो, तो आप देखोगे वो गैसेज आपस में स्पॉन्टेनियसली मिक्स कर जाएंगी। मिक्सचर ऑफ गैसेज एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, गैसेज मिक्स करना चाहती है क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं गैसेज एक दूसरे के पास, तो मिक्स करना चाहती हैं। गैसेज आर गैसेज कैन स्पॉन्टेनियसली मिक्स इनटू ईच अदर, दस डेल्टा एस मिक्सिंग आपका 0 कभी नहीं हो सकता है। डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज -r समेशन ni ln xi।
ln(xi) ये होता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला एंट्रोपी इज अनअवेलेबल वर्क, एंट्रोपी इज अनअवेलेबल वर्क, ठीक है। जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से जो एंट्रोपी के बारे में फैक्टर्स निकल के आते हैं उसके बाद यही पता चलता है कि आप फर्स्ट लॉ से जो ये बोल रहे थे कि डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता है, ये गलत है, ये गलत है। योर हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड एंटायरली इनटू वर्क, देयर इज सम वर्क दैट इज लॉस्ट, लॉस्ट वर्क होता है आपके पास कोई, वो लॉस्ट वर्क क्या होता है आपके पास, और कुछ नहीं, एंट्रोपी होती है, क्योंकि आपकी सिस्टम जो है हमेशा एंट्रोपी को इंक्रीज़ करने में चली जाती है। जैसे मान लो आपका जो बॉल है, बॉल को आप यहाँ से गिराओगे और बॉल गिरेगी और बॉल वापस ऊपर आएगी, लेकिन उतनी हाइट पे दोबारा नहीं आएगी क्योंकि वो कुछ एनर्जी को लॉस्ट कर गई है, वो कुछ एनर्जी को लॉस्ट कर गई है। वो लॉस्ट कहाँ पे करी है, उसने क्या किया, ये पत्थर के ऊपर जब स्ट्राइक करी, पत्थर के मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 मतलब कि नीचे की तरफ मूव हुए होंगे, थोड़े थोड़े से मूव हुए होंगे, तो बेसिकली वो अपने आपको रैंडमनेस बढ़ा रहे थे अपनी। तो हर जगह पे एंट्रोपी इंक्रीज़ होना चाहती है, तो इस चक्कर में जो है आपके पास जो आप एनर्जी चेंजेस कर रहे हो हीट से वर्क के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा और वो अनअवेलेबल वर्क आपकी एंट्रोपी ही होगी। तो 1, 2 and 4 ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2 and 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उन्होंने बोला कैलकुलेट द पीओएच, कैलकुलेट द पीओएच फॉर 0.03 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। जब भी आप पीओएच या पीएच से डील करते हो तो आप नॉर्मेलिटी के साथ डील करिएगा, आप कभी भी मोलारिटी के साथ डील मत करिएगा। यहाँ पे HCl अगर मैं ले रहा हूँ तो उसकी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी सेम है क्योंकि एन फैक्टर सेम है उन दोनों का। आपके पास अगर मैं कहूँ यहाँ पे पीओएच निकालना आपने 0.03 मोलर ऑफ एक्वस HCl सोल्यूशन, तो HCl सोल्यूशन में पीओएच तो आप कभी निकाल ही नहीं सकते, आप पीएच निकाल सकते हो। पीएच क्या होगा, माइनस लॉग 0.03 यानी कि माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि माइनस लॉग, या फिर आपके पास 2 माइनस लॉग 3। लॉग 3 क्या होता है, 0.47 के करीब होता है, 0.47 के करीब होता है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.57 के करीब आ गई, 1.57 के करीब आ गई, या 1.5 नहीं 0.47 होता है तो 1.53 के करीब आ गई, 1.53 के करीब आ गई। अब ये क्या पीएच है, ये पीएच है, आपने पीओएच निकालना है, तो पीओएच क्या हो गया 14 माइनस 1.53, दिस इज अराउंड 12.47, तो आपके पास जो वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करिए वो डी ऑप्शन से कॉरेस्पॉन्ड करिए। आप पीएच निकाल सकते हो HCl का, यू कैन नॉट फाइंड पीओएच, पीओएच फाइंड आउट करने के लिए आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा पीएच को, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। तो आपके 12.48 आंसर आ गया आपके पास, 12.48 आंसर आ गया आपके पास। आगे चलते उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द, ये गलत है, यहाँ पे पीओएच नहीं आएगा, ये कैलकुलेट द COP आएगा, कैलकुलेट द COP आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज कैलकुलेट दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा, दिस इज कोफिशिएंट, ओके, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बुक में ठीक करा देंगे। तो उन्होंने कहा कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन टेम्परेचर TH एंड TC। इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा कार्नोट साइकिल पे। जो कार्नोट साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट, आपने जो एब्जॉर्ब करी है वो, वर्क जितना किया है और हीट जितनी एब्जॉर्ब करी आपने वो, ये एफिशिएंसी हो गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वो जो कार्नोट इंजन होता है वो क्या होता है, एक हीट इंजन होता है। तो आप क्या करते हो, एक TH मतलब एक सोर्स लेती हो, TH टेम्परेचर पे होता है वो, उससे QH हीट एब्जॉर्ब करते हो और फिर उससे W काम करवाते हो, फिर जो बच जाती है एनर्जी उसको आप TC में यानी कि सिंक की तरफ फेंक देते हो, QC आप सिंक की तरफ फेंक देते हो, ठीक है। ये आप काम करते हो हीट इंजन से। हीट इंजन से क्या कर रहे हो, हॉट एरिया से आप हीट ले रहे हो, उसका उससे काम करवा रहे हो और फिर जो बची हुई हीट है उसको आप भेज रहे हो सिंक के अंदर। तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, रेफ्रिजरेटर में तो उल्टा होता है, आपके पास कोल्डर एरिया और कोल्डर हो जाता है और रेफ्रिजरेटर के पीछे जो होता है, मतलब जो पीछे होता है रेडिएटर साहब, वो गर्म होता रहता है और आपके पास रेफ्रिजरेटर ठंडा रहता है अंदर से, लेकिन पीछे की साइड पूरी गर्म हो जाती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोल्ड एरिया से हीट को खींच रहे हो, और हॉट एरिया पे छोड़ रहे हो। तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ द हीट इंजन। आप क्या कर रहे हो, आप एक कोल्ड एरिया ले रहे हो, दिस इज TC, वहाँ से आप QC ले रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कोल्ड एरिया से कभी आपके पास हॉट एरिया में हीट जाती नहीं है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो किसी मशीन से जो रेफ्रिजरेटर में लगी है, तभी आप उसके अंदर से QH निकाल के हॉट एरिया में डाल पाओगे, ये रेफ्रिजरेटर होता है। तो रेफ्रिजरेटर में यू नेवर फाइंड आउट एफिशिएंसी, यू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
दिस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज रिवर्स ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि आपके पास Q अपॉन W हो जाता है इसमें। Q कौन सी? Q आपके पास वो जो यहाँ पे आपने एब्जॉर्ब करी है, आपने एब्जॉर्ब कौन सी करी? QC एब्जॉर्ब करी है और उससे कुछ काम, उसके ऊपर कुछ काम किया। QC एब्जॉर्ब करी है और उसके ऊपर कुछ काम किया, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, दिस इज 1 अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर मैं W को लिखूंगा तो W होता है TH माइनस TC, तो आपका जो फॉर्मूला बन के निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, दैट विल बी QC अपॉन, या फिर आप QC अपॉन QH माइनस QC इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो TC अपॉन TH माइनस TC, क्योंकि आपके पास Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो TH माइनस TC आपके पास आ जाएगा, TC अपॉन TH माइनस TC, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी C ऑप्शन, दैट विल बी C ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। आगे उन्होंने बोला दी मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन CO एट एब्सोल्यूट जीरो इज व्हाट। एब्सोल्यूट जीरो पे जो मोलर एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन CO होती है वो क्या होती है? इसके लिए हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि आपके पास जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे जाते हो, एब्सोल्यूट जीरो पे, तो आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ क्या है, आपकी सॉलिड बन जाती है। एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, एवरीथिंग इज सॉलिड। तो आपके पास प्योरली क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है, प्योरली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है, उसकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंट्रोपी जो होती है वो ज़ीरो होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंट्रोपी। अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंट्रोपी है वो तो जीरो इस वजह से होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं, जीरो केल्विन पे जाती है। तो इस दौरान एक और एंट्रोपी होती है जो थोड़ी सी बच जाती है, वो होती है एंट्रोपी ड्यू टू ओरिएंटेशन, एंट्रोपी ड्यू टू ओरिएंटेशन। एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके अंदर आपके पास ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो अगर मैं कहूँ एक्चुअल क्रिस्टल के वैसा दिखता है, तो नहीं, एक्चुअल क्रिस्टल वैसा नहीं दिखता। जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गिनूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो आपके सामने ये देख रहे हो, दिस इज CO सॉलिड स्ट्रक्चर मैंने कोई बना दिया इसका। अब इस परफेक्टली क्रिस्टलाइन तो है, लेकिन परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर CO है हर जगह, CO है आपके हर जगह, लेकिन आपके पास बीच बीच में OC भी तो है। तो मतलब ओरिएंटेशन का फर्क आ रहा है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट एंट्रोपी तो जीरो हो जाएगी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशंस, स्टॉप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस, क्योंकि आपके पास सारे के सारे रैंडम मोशन जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी एंट्रोपी ड्यू टू ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी ड्यू टू ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाएगी। और ये तो एंट्रोपी ड्यू टू ओरिएंटेशन होती है, इसको आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग बोल्ट्जमैन फार्मूला। बोल्ट्जमैन फार्मूला होता है S=KLN/W। W यहाँ पे क्या है? W है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, यानी कि नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज योर सेल्फ, नंबर ऑफ वेज द मॉलिक्यूल्स कैन बी अरेंज्ड। तो अगर आप मतलब कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर S=KLN/W जब आप लगाओगे, इट विल कम आउट टू बी KLN2, क्योंकि आपके पास CO और OC आप दो तरीके से लिख सकते हो, CO और OC दो तरीके से लिख सकते हो। और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स की बात करो कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स की ओरिएंटेशन ट्वाइस हो सकती है। तो बेसिकली आपके पास CO OC OC CO CO OC ऐसे टाइप की ओरिएंटेशन हो सकती हैं। तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं LN से नीचे लेके जाऊँगा उसको, तो इट विल कम आउट टू बी S=NA LN2। और NA क्या होता है आपकी? ये होता है गैस कांस्टेंट, तो आपके पास वैल्यू होगी RLN2 का C ऑप्शन में आपके पास C ऑप्शन में RLN2। आई होप समझ आ गया हो, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि दी बॉइल्ड टेम्परेचर, आपके पास बोला अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इज, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ। जो बॉइल्स टेम्परेचर होता है, ये उन्होंने बोला था बॉइल्स टेम्परेचर फॉर वंडरबल गैसेस TA=A/2RB। जो बॉइल्स टेम्परेचर होता है वो होता क्या है? बॉइल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर रियल गैस चेंजेस टू आइडियल गैस फॉर सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। रियल गैस चेंजेस टू आइडियल गैस टू सम एक्सटेंट। और जो ये बॉइल्स टेम्परेचर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, जो बॉइल्स टेम्परेचर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, दैट इज A/RB, दैट इज A/RB, नॉट A/2RB। इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट इज A/RB, आइडियल गैस को जब वो फॉलो करती है। तो ये आपके पास यार A/RB जब आ रही है तो दिस इज रॉन्ग। उसके बाद उन्होंने बोला इन्वर्जन टेम्परेचर इज गिवन बाय TA=2I/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, जूल थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है?
जूल थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, आपके पास एक कोफिशिएंट आता है न्यू जेटी कोफिशिएंट आता है, दैट इज इक्वल टू -1/Cp del H upon del T at constant pressure, del H upon del P, del H upon del T at constant pressure, del H upon del T at constant pressure, ठीक है। तो ये आता है आपके पास न्यू जेटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो न्यू जेटी किसके इक्वल होता है, डी टी अपॉन डी पी के इक्वल होता है, डी टी अपॉन डी पी, कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन प्रेशर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन प्रेशर। तो ये न्यू जेटी जो होता है इसके अंदर आपको बोला जाता है जब न्यू जेटी पॉजिटिव है तो आपके पास कूलिंग शो होगी, इसके जो न्यू जेटी एक्सपेरिमेंट, जो जेटी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कूलिंग शो होगी। अगर न्यू जेटी लेस देन 0 है तो आपके पास हीटिंग शो होगी। और अगर न्यू जेटी आपके पास इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा आपके पास, और उस इन्वर्जन टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2A/RB, एंड ये इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरे पास आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस इज 0। बिल्कुल सही है, न्यू जेटी जो आइडियल गैस के लिए होती है दैट इज इक्वल टू 0, वो बिल्कुल ही 0 होती है आइडियल गैस के लिए बिल्कुल 0 होती है वो, ठीक है, वो आइडियल गैस के लिए 0 होती है। उसके बाद आपके पास बोला गया है, ये दोनों बिल्कुल सही है, 2 और 3 आपके पास बिल्कुल सही है। उसके बाद उसको बोला गया H2 एंड Hc शो कूलिंग एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो ये गलत है। आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके पास हीटिंग शो करते हैं रादर देन कूलिंग, वो हीटिंग शो करते हैं। ये दोनों के ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जेटी के अंदर जो हीटिंग शो करते हैं आपको, ठीक है। तो ये गलत हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के 2018 के एग्जाम का। इसमें बोला गया है कि चूज़ द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम अलोन। तो मैंने आपको पिछले सेक्शंस में बताया था कि आपके पास अगर इस वाले स्क्वायर को याद रख लो, सत्य प्रकाश वेरी टॉल ही गोज़ ऑस्ट्रेलिया, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को देखो तो आपका जी आपके पास किस के अंदर रिलेशन है, एस जी के अंदर रिलेशन है ना। तो आपके पास जो जी होता है, जी इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। डी जी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 0 फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अब बचा आपके पास एंट्रोपी। अब बाकी तीनों चीज़ें तो एंट्रोपी बेस्ड हैं। एंट्रोपी को आपने इस बॉक्स से कैसे देखना है, एंट्रोपी को देखने के लिए एंट्रोपी के साथ में H है और P है, यानी कि एंट्रोपी इज DS इज H एंड P डिपेंडेंट एंड DS इज ऑल्सो U एंड V डिपेंडेंट। दोनों के अंदर कंडीशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी शुड ऑलवेज इंक्रीज। तो आपके पास DS HP ग्रेटर देन 0 या DS UV ग्रेटर देन 0, आप किसी को भी सोच के आप आगे चल सकते हो। तो इसके अंदर अगर मैं को देखूँ, इसके अंदर मुझे दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर DS UV ग्रेटर देन 0, जो कि बिल्कुल सही क्राइटेरिया होगा स्पॉन्टेनिटी का। बाकी कुछ भी आपके पास लाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो DS HP है दैट इज लेस देन 0 और एंट्रोपी इज नॉट लेस देन 0 फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी शुड ऑलवेज इंक्रीज, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक ट्रिक था टू गेट दी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो इसी के साथ 2018 का सोल्यूशन ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे अब अगली बार 2019 के सोल्यूशन में। तो थैंक यू सो मच।